हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांग्लादेशी किताबों में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर आग बबूला हुआ चाइना। जताने लगा आपत्ति। क्या बदल देगी मोहम्मद यूनुस की सरकार? क्या शेख हसीना द्वारा लिए गए फैसले पर क्या फिर से मंथन करेगी मोहम्मद यूनुस की सरकार? सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। इसी बीच बताने वाले हैं, जहां पर एक साथ 31 और 40 दिन में 80 नक्सलवादियों को भारतीय सेना ने कर दिया ढेर। जी आज की अभी की सबसे बड़ी खबर, नक्सलियों की मौत का मचा बवंडर। क्या टाइम से पहले पूरा होगा अमित शाह जी का टारगेट? एक साथ आज में 31 नक्सलियों का कर दिया सफाया। उसी बीच आपको बताएंगे, दिल्ली और मिल्कीपुर में जीती भारतीय जनता पार्टी तो बिलबिला गया पाकिस्तान। कईयों ने पीओके पर पीट ली छाती और कईयों ने शहबाज शरीफ सरकार को ही लगा दी लताड़। तो वहीं कौन होगा दिल्ली का सीएम और कब होगा शपथ ग्रहण समारोह? सारी जानकारी आपको अभी बताने वाले हैं विस्तार से। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते कि अपना भारत इसी तरह विकास की रेस को पकड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत सुपर पावर बनेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेशी किताबों में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर आग बबूला हुआ चाइना। जताई आपत्ति। क्या बदल देगी मोहम्मद यूनुस की सरकार? बता दें, शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद अब चीन बांग्लादेश पर प्रेशर बना रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के सरकारी स्कूलों की किताबों में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताने पर चीन ने गहरी आपत्ति जताई है। बांग्लादेश में किताबों के अलावा सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर मौजूद कई मानचित्रों को लेकर भी चीन ने आपत्ति जताई है। बीजिंग ने बांग्लादेश से कहा है कि 2 पाठ्य पुस्तकों और वेबसाइट में अरुणाचल प्रदेश को अक्साई चीन को भारत का हिस्सा गलत तरीके से दिखाया गया है। चीन ने कहा है कि ये दोनों हिस्से ऐतिहासिक रूप से उसके हैं, यानी चीन के हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक के बाद एक फैसले ले रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार क्या इन किताबों में बदलाव करेगी? चीन ने बांग्लादेश से यह भी कहा है कि हांगकांग और ताइवान को भी चीन के हिस्से के बजाय गलत तरीके से अलग देशों के रूप में दिखाया गया है। डिप्लोमेटिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि चीन ने नवंबर के अंत में बांग्लादेश से इन मुद्दों को ठीक करने को कहा था। चीन ने इस बाबत बांग्लादेश की सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पाठ्य पुस्तकों और सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट में मानचित्रों और सूचनाओं को ठीक करने का आग्रह किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है, लेकिन चीन ने बांग्लादेश के अनुरोध पर इस मामले पर फिलहाल दबाव डालने से कुछ समय तक परहेज करने का फैसला किया है। अब ऐसे में जब लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं मोहम्मद यूनुस, लगातार भारत विरोधी देशों जैसे पाकिस्तान और चाइना से संबंध स्थापित कर रहा है बांग्लादेश, वाकई में यह अचंभे की बात नहीं होगी कि किताब की इस लेख को यूनुस ने चेंज करवा दिया है। वाकई में चीन को खुश करने के लिए मोहम्मद यूनुस ये भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत भी ये क्लियरली मान लेगा कि मोहम्मद यूनुस अब भारत के साथ दुश्मनी ही चाहते हैं, तो फिर भारत भी हो सकता है कि उसको उसी तरीके से जवाब दे। आपकी क्या इस पर राय है दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या लगता है आपको, क्या मोहम्मद यूनुस चीन के इस कहने पर इन चीजों में बदलाव कर पाएंगे? देखते हैं क्या है भारत की प्रिय जनता की राय। तो वहीं आपको बता दें, बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन। जवानों ने 31 नक्सलियों को एक साथ मार गिराया। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में फोर्स के जवानों को लगातार सफलता हाथ लग रही है। खासकर नया साल तो उनके लिए मौत का बवंडर ही लेकर आ गया। फोर्स के दबाव में नक्सली लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं और मुठभेड़ों में मारे जा रहे हैं। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में जवानों और नक्सलियों के बीच आज यानी रविवार को भीषण मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। नक्सलियों के जमावड़े की सूचना पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2025 में इस घटना से पहले 49 नक्सलियों को मुठभेड़ में फोर्स ने मार गिराया है। नक्सलियों के गढ़ बस्तर संभाग को 2026 तक नक्सलवाद मुक्त कराने जवानों ने अभियान चला रखा है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है, और जिस प्रकार से सिर्फ इस साल की शुरुआत में ही इतने संख्या में नक्सलवादियों को मार गिराया गया है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि 2026 तो बहुत दूर की बात है, 2025 के आधे महीनों में ही इन नक्सलवादियों का सफाया किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि टाइम से पहले अमित शाह जी टारगेट पूरा कर देंगे। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज, मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने दे दिया इस्तीफा। जी हां, एमएचए ने दिया बड़ा आदेश, हाई अलर्ट पर रहेंगे सुरक्षा एजेंसियां। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, क्या बांग्लादेश के साथ कोई बहुत बड़ी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है या नहीं? आपको बता दें मणिपुर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सूबे के सीएम एन बीरेंद्र सिंह ने अचानक सीएम पद से दे दिया है इस्तीफा। बीरेंद्र सिंह थोड़ी देर पहले
ही बीजेपी सांसद संबित पात्रा मणिपुर सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। इस फैसले से पहले बीरेन्द्र सिंह ने आज ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात की थी। इसी बीच गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और मणिपुर को अपने अंडर में ले लिया है। जैसा कि आपको पता है, बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है, जो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की सरकार के द्वारा भारत में करवाए जा रहे घुसपैठ को लेकर अब केंद्र सरकार मणिपुर को अपने अंदाज में देखेगी, जो वाकई में केंद्र सरकार का ये फैसला घुसपैठियों के लिए मौत की घंटी बजा रहा। और दूसरी ओर दोस्तों, ये फैसला उन बीजेपी विधायकों को भी खुश किया गया है जो काफी टाइम पहले से नाराज चल रहे थे। लंबे समय से बीरेन्द्र सिंह को लेकर बीजेपी विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। मणिपुर में बीजेपी को 19 विधायकों ने पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में एन बीरेन्द्र सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भेजी थी। इस चिट्ठी पर साइन करने वालों में 19 विधायकों के नाम शामिल हैं और अब ऐसे में अचानक से एन बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा वाकई में सुरक्षा के तौर पर बहुत बड़ा एक्शन है भारत की मोदी सरकार की तरफ से। और ऐसा भी हो सकता है कि अब किसी नए मंत्री को वहां मुख्यमंत्री बनाया जाए जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर काम कर सके। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आपकी क्या राय है दोस्तों? अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली मिल्कीपुर में जीती भारतीय जनता पार्टी तो बिलबिला गए पाकिस्तानी। कईयों ने पीओके पर पीट ली अपनी छाती। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भूचाल ला दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अगर देखें तो भौचक के रह जाएंगे। पाकिस्तान में ये उम्मीद की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में बनी रहेगी और बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी, लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए और बीजेपी को जीत तय हुई, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर मायूसी का माहौल दिखने लगा। दिल्ली की जीत को लेकर पाकिस्तानियों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई और उनके सपने चकनाचूर हो गए। असल जी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कई पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक खुले तौर पर मोदी सरकार की जीत पर निराशा जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में बहस छिड़ गई है कि आखिर मोदी हर चुनाव कैसे जीत जाते हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी की सफलता का राज क्या है, वो हर चुनाव कैसे जीत जाते हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों ने इसे हिंदुत्व की जीत करार दिया और कहा कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है, जिससे उनकी पार्टी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। दिल्ली के नतीजों के अलावा उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव भी पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है। अयोध्या के पास स्थित इस सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी इस क्षेत्र में पिछड़ी थी तब पाकिस्तान में खुशी की लहर थी, लेकिन योगी सरकार ने उपचुनाव में जीत दर्ज करके हिसाब बराबर कर दिया। अब पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि योगी आदित्यनाथ का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और उनका हिंदुत्व मॉडल पाकिस्तान को चुभने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान में इस हार से हताशा इस कदर बढ़ गई है कि वहां के लोग अपनी ही सरकार यानी शहबाज सरकार पर सवाल उठाने लगे। पाकिस्तानी कहने लगे कि मोदी काम करते हैं लेकिन हमारे यहाँ के नेता सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, चोरियां करते हैं, पाकिस्तान में कोई विकास नहीं होता, जबकि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कुछ तो पीओके का जिक्र करके रोने लगे। एक अन्य पाकिस्तानी विश्लेषक ने कहा कि भारत में लोकतंत्र है जहां चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, जबकि पाकिस्तान में सत्ता केवल लूट घसोट से चल रही है। जी हाँ, अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीत से जो कुछ पाकिस्तानी नाराज है, वाकई में उनको हमारा जवाब यही होगा कि तुम्हारे पाकिस्तान के इन भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह भारत के भ्रष्टाचारी नेता नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ 5 साल भी सरकार पूरे तरीके से नहीं चला पाते। हर 2 से 3 साल में ही सरकार बदलनी पड़ जाती है, जबकि भारत में मैक्सिमम पार्टियां ऐसी है जो मिनिमम 10 साल तक भी लगातार सत्ता में रही हैं और जो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में रहकर भी, उनको भारत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां श्रीलंकाई नौसेना ने समुद्र से 14 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। रामेश्वरम मछुआरा संघ भड़क उठा। जी हाँ, श्रीलंका की नेवी ने भारत के 14 मछुआरों को फिर एक बार गिरफ्तार किया। ये सभी मछुआरे तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के रहने वाले हैं। 14 मछुआरों की गिरफ्तारी शनिवार को हुई है। श्रीलंका ने बताया कि भारतीय मछुआरों पर IMBL बोले तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने का आरोप में पकड़ा गया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 2 नावों में सवार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए ले गई। रामेश्वरम मछुआरा संघ ने इस घटना की निंदा करते हुए गिरफ्तार लोगों की जल्द रिहाई की मांग की है। दोस्तों, भारतीय मछुआरों की 470 नावें शनिवार रामेश्वरम से समुद्र में गई थी। मछुआरे IMBL के पास मछली पकड़ रहे थे। कई मछुआरे श्रीलंकाई जल क्षेत्र में चले गए। श्रीलंकाई नौसेना ने भारतीय मछुआरों का पीछा किया। इस दौरान 2 नावें श्रीलंकाई जल क्षेत्र में रह गई। श्रीलंकाई नौसेना ने इन 2 नावों पर सवार 14 मछुआरों को पकड़ लिया। गिरफ्तार मछुआरों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मन्नार मत्स्य पालन अधिकारियों को सौंपे जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लगातार भारतीय मछुआरों को जिस प्रकार से श्रीलंका
श्रीलंकाई नौसेना पकड़ रही है, जबकि श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक ने ये कह रखा है कि हम आपके मछुआरों को लेकर वाकई में सीरियस है और उनको कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। और हर बार उनकी रिहाई कर दी जाती है, उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार करके श्रीलंका ले जाना वाकई में बहुत शर्मनाक है श्रीलंका के लिए। ऐसे में लगता है कि भारत का फिर एक बार कड़ा रुख देखने को बेताब हो रहा है श्रीलंका, जबकि होना यह चाहिए कि जिस समय श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को पकड़ती है उसी समय उनसे पूछताछ करके उनको छोड़ देना चाहिए। आखिर उन्होंने कोई क्राइम तो किया नहीं है, ना तो किसी की उन्होंने जाने ली है। अगर ओपन क्षेत्र है तो कोई भी कहीं आ जा सकता है, ऐसे में पूछताछ करके छोड़ देना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गाजा पर ट्रंप के टेक ओवर प्लान के बीच मिस्र ने इमरजेंसी में बुलाई अरब समिट। इजरायल और हमास के बीच गाजा में फिलहाल युद्ध पर विराम लगा है। इजरायली बंधक और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई चल रही है, जो कि इस समय विराम में पहले चरण का मकसद था। इस बीच अमेरिका में मिडल ईस्ट की तस्वीर बदलने की पटकथा लिखी जा रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में थे जब ट्रंप ने गाजा को कब्जाने का ऐलान किया था। इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच मिस्र में इमरजेंसी अरब समिट होने जा रही है। मिस्र में 27 फरवरी को इमरजेंसी अरब समिट आयोजित किया जाना है, जिसमें फलस्तीनियों को लेकर चल रही अमेरिकी प्लान और बयानबाजी पर चर्चा की जाएगी। वहीं बता दें, हूतियों की इजरायल को बहुत बड़ी चेतावनी, कहा तुम गाजा सीज फायर तोड़कर तो दिखाओ, हम मिसाइलों की इतनी बारिश कर देंगे कि झेल नहीं पाओगे। जी हां, गाजा में जारी इस संघर्ष विराम को लेकर यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल को चेतावनी दी है। हूतियों का कहना है कि अगर इजरायल सीज फायर को तोड़ता है तो हम मिसाइलों की बारिश कर देंगे। हूतियों ने पहले से ही लाल सागर में इजरायल की नाकेबंदी कर रखी है। वे इजरायल से संबंधित किसी भी मालवाहक जहाज पर हमले और अपहरण करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं। उधर आपको बता दें, सऊदी अरब का अवैध प्रवासियों पर बहुत बड़ा शिकंजा, एक हफ्ते में ही 21,000 से ज्यादा गिरफ्तार, और जिन्होंने मदद की मददगारों पर भी कसा शिकंजा। दोस्तों, सऊदी अरब सरकार ने देश में अवैध तरीके से रहने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। सऊदी में सिर्फ एक हफ्ते यानी 30 जनवरी से 5 फरवरी में ही 21,477 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी सुरक्षा बलों ने संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर देश में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है जो बिना कानूनी दस्तावेज के रह रहे हैं। सऊदी के गृह मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। सरकार ने आगे भी इस तरह का अभियान जारी रखने और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं बड़ी खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अमेरिका से लौटने के बाद हो सकता है दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह। अमित शाह जी और नड्डा की बहुत बड़ी बैठक। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद सबकी नजरें नई सरकार के गठन पर टिकी हुई है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस सब के बीच मुख्यमंत्री का शपथ लेने की तारीख भी सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरे के बाद हो सकता है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद यानी 13 फरवरी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसके लिए कई नामों पर चर्चाएं जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद ही भाजपा सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। जी हां, ऐसे में अगर बात करते हैं कि फिलहाल पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कौन कौन से नाम आगे आ सकते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर है परवेश वर्मा, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने इस चुनाव में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हराकर सबसे बड़ी जीत हासिल की। यही कारण है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे प्रमुख दावेदार में से एक माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर है आशीष सूद और पवन शर्मा। जी हां, बीजेपी की दिल्ली इकाई के कई सीनियर नेता भी मुख्यमंत्री के दौर में शामिल है। इनमें आशीष सूद और पवन शर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आपके हिसाब से कौन हो सकता है दिल्ली का सीएम? कमेंट में सुझाव अवश्य दीजिएगा। देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जनता क्या जवाब देती है। वहीं ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।